हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑप्शनल स्टडी में। आज मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको लगभग फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार कंपेरिजन में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्नों का बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बार बार पूछ रहा है। ठीक है, इसको समझना हम लोग को क्या किसका आंसर होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो का देते आपको सारा समझा दूंगा क्या क्या प्रश्न किसका कैसे याद करेंगे। फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है। पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्न में किसकी इकाई है। आपको ऑप्शन है समय, बी है दूरी, सी है प्रकाश की गति और डी है प्रकाश की तीव्रता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दूरी। दूरी जो है ना दोस्तों, प्रकाश वर्ष एक तरह से दूरी होता है, याद रखिएगा। तो प्रकाश वर्ष का दोस्तों मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी मारिएगा, कभी समय मत मारिएगा, वर्ष देख के यहाँ पे समय मत मारिएगा। ठीक है, दूरी मारिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब तो सवाल इसे एग्जाम में आता है और आ भी रहा है, इसे समझिएगा। तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो इसे समझिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स हमारा इस प्रकार का क्या बोल रहा है, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है। आपका ऑप्शन है किलोग्राम, बी है न्यूटन, सी है सेकंड और डी जूल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। देखिए को बहुत सारे बच्चे क्या होंगे ना, वो सोच रहे हैं कि किलोग्राम होगा। नहीं फ्रेंड्स, ये आप गलत आप सोच रहे हैं। भार द्रव्यमान कहीं भी नहीं हो सकता, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, भार जो न्यूटन होता है। याद रखिएगा, भार कैसा मतलब क्या होता है, न्यूटन। अभी से याद रखिए, भार कैसा मतलब न्यूटन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स पढ़िए क्या कर रहा है। निम्न में कौन अदिश राशि का उदाहरण है। निम्न में कौन अदिश राशि का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है बल, बी है त्वरण, सी है संवेग, डी में कार्य। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य। ठीक है, तो सदिश का मतलब होता है दोस्तों जिसके साथ दिशा हो, और अदिश का मतलब होता है जिसका साथ दिशा नहीं हो। तो अ मतलब जिसका दिशा नहीं हो। तो फ्रेंड्स कार्य के साथ कोई दिशा नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। लेकिन बल, त्वरण, समय ये सब तो सदिश राशि है। ठीक है, तो ये सब सदिश है और ये एक आपका अदिश है। तो ऐसा एग्जाम में देखिएगा, हमेशा रहेगा सवाल सदिश सदिश से रिलेटिव, तो आपको समझना होगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपको आएगा एग्जाम में, आया भी है। ठीक है, तो समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा क्या कर रहा है, गति का द्वितीय समीकरण है। आपको गति का सेकंड इक्वेशन बताना है। ये आपका ऑप्शन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ पे टी, बी है भी बराबर यू प्लस ए टी, सी है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और डी है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बोलिए क्यों होगा, एस बराबर तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, गति का दोस्तों दूसरा जो समीकरण होता है ना, वो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां दोस्तों एस विस्थापन होता है, यू प्रारंभिक वेग होता और ये त्वरण होता और टी दोस्तों समय होता है। इस सब बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आता है एग्जाम में। क्या बोल रहा है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डॉट डॉट होगा। यानी कि यदि कोई वस्तु मान लीजिए एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा। आपका ऑप्शन है असमान, बी है धनात्मक और क्या सी ऋणात्मक है और डी शून्य है। तो जब एक समान वेग से चल रहा है, क्योंकि जब वेग उसका जो वेग एक समान है, यानी कि बोल सकते उसका वेग बदल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वस्तु का त्वरण दोस्तों क्या हो जाएगा, अब एक समान वेग है तो वहां तो त्वरण तो उत्पन्न होगा नहीं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन का दर ना, तो परिवर्तन वेग हो ही नहीं रहा, जीरो है। ठीक है, तो आपका त्वरण भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में आएगा, तो समझिए कैसे वहां पे बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या बोल रहा है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपका ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, यानी कि सर आइजैक न्यूटन, बी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी है जॉन डाल्टन और डी आपका स्टीफन हॉकिंग। तो फ्रेंड्स अभी से याद करिए तो जड़त्व का जो नियम है ना, वो दोस्तों सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब बोले ऐसा क्यों, देखिए फ्रेंड्स जड़त्व का जो नियम है ना, वो कोई अलग से नियम नहीं है, ये दोस्तों न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन के गति के पहला नियम कहीं दोस्तों हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि न्यूटन गति का पहला नियम न्यूटन से भी दिए थे, तो जड़त्व का नियम न्यूटन से भी दिए होंगे। तो जड़त्व का नियम सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिए थे, फिजिक्स के फादर्स, गॉड फादर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या करा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है दाब, बी है आवेग, सी है कार्य, डी है बल। तो फ्रेंड्स जो द्रव्यमान और त्वरण दोस्तों गुणनफल होता है वो दोस्तों बल कहलाता है,
ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं और त्वरण को ए से करते हैं, और दोस्तों एम में जो होता है ना वो एफ के बराबर होता है, एफ बराबर एम में पढ़े होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण बल के बराबर होता है, तो ये बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़िए। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? आपका ऑप्शन है 746 वाट, बी है 1000 वाट, ऑप्शन सी है आपका 500 वाट, और ऑप्शन डी है 750 वाट। तो फ्रेंड्स एक हॉर्स जो पावर होता है ना वो 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ई इज राइट। ठीक है, एक जो दोस्तों एचपी होता है ना हॉर्स पावर वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या करा। ये दोस्तों बोल रहा है क्या, एक आदर्श इंजन की दक्षता बराबर होती है एक आइडियल इंजन का इफिशियंसी बराबर होती है 0%, 50%, 100%, डी 1%। तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। जब भी आदर्श लगा देगा फ्रेंड्स आइडियल, तो समझिए कि वो हमेशा अच्छा चीज को ही व्यक्त करेगा, तो 100% होगा तभी तो वो अच्छा इंजन कहलाएगा। ठीक है ना, तो 100% होगा आदर्श इंजन की दक्षता इफिशियंसी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा जाए क्या करा। 10 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान होता है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान होता है। आपका ऑप्शन है 13.8 किलोमीटर पर सेकंड, बी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सी है 21.3 किलोमीटर पर सेकंड, डी आपका 4.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी की सतह पर जो पलायन वेग होता है ना, बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी, वो फ्रेंड्स आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पलायन वेग का मतलब होता है दोस्तों हम जिस वेग से किसी वस्तु को फेंके ना तो वो पृथ्वी के सतह को पार करके दूसरे ग्रह पर चला जाए या अंतरिक्ष में चला जाए। ठीक है, वो पलायन वेग होता है। हम लोग कोई वस्तु को फेंकते हैं तो बाहर नीचे चलाता है, लेकिन वो नीचे नहीं जाना चाहिए, वो चला जाए, तो ही पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमारा क्या कह रहा पढ़िए। जब सरल लोलक की आवर्त काल क्या होगा यदि लंबाई को 4 गुना कर जाए, जब सरल लोलक की आवर्त काल क्या होगा जब लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए। तो आपका ऑप्शन है दुगुना, बी है आधा, सी है 4 गुना, और डी है अपवर्तित। तो जब 4 गुना करेंगे फ्रेंड्स तो उसका जो आवर्त कर दोस्तों दुगुना हो जाएगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, टी बराबर ना 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी, एल यानी कि लंबाई, तो लंबाई दोस्तों 4 गुना, तो 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2, यानी कि टी दोगुना हो गया, टी 2 हो गया, बढ़ रहा है दुगुना हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। ये सब तो यहाँ में पूछा गया है। ठीक है, आप समझिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सब चीज जानिएगा ही मत करिएगा, तो फिजिक्स में आपका सारा खेल खराब हो जाएगा, सब जान के जाइएगा। 12 नंबर फ्रेंड्स, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ पानी पे तैरता है क्योंकि इसका घनत्व, आपका ऑप्शन है पानी से अधिक होता है, बी है पानी से कम होता है, और सी दोस्तों शून्य होता है, और डी दोस्तों पानी के समान होता है। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, शून्य तो होगा नहीं दोस्तों। पानी से दोस्तों आपको देखिए, पानी से दोस्तों क्या होगा जब कम होगा तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका तो सही आंसर आपका हो जाएगा पानी से, इसका तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर जाएगा पानी से अधिक होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ा जाए। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या करा, घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होता है, घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होता है। आपका ऑप्शन है एम एल के पावर -3, बी है एम एल के पावर क्यू, और सी आपका एम एल टू टी -2, और डी है एम एल टी -1। तो फ्रेंड्स घनत्व यानी कि दोस्तों डेंसिटी, तो दोस्तों इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा एम एल के पावर -3 हो जाएगा। एम दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान केजी को व्यक्त करता है, और एल यहाँ दोस्तों मीटर को व्यक्त करता है। आप लोग जानते हो दोस्तों कि घनत्व का जो ऐसा मतलब क्या होता है केजी पर मीटर की होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये सब जानते हैं ना, तो केजी को एम, मीटर को एल से कीजिए तो आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस हमारा 14 नंबर, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है। आपका ऑप्शन है प्लेटिनियम तापमापी, बी है गैस तापमापी, सी है पायरोमीटर द्वारा, और डी दोस्तों बाष्पन दाब द्वारा। तो दोस्तों सूर्य का जो तापमान होगा दोस्तों वो आपका प्लेटिनियम तापमापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी दोस्तों ऐसे पायरोमीटर होता है, तारा उरा का दोस्तों टेम्परेचर मापना रहता है तो पायरोमीटर भी होता है। ठीक है, तो सूर्य का ताप किसके द्वारा, प्लेटिनियम तापमापी द्वारा होता है। ठीक है, पायर देखिए तो कहेंगे पायरोमीटर भी रहता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत रहिएगा, पायरोमीटर भी रहता है। तो तारों को हम लोग तापमान को मापते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास 15 नंबर, क्या बोल रहा है ना, पृथ्वी किस विधि द्वारा गर्म होता है, पृथ्वी किस विधि द्वारा गर्म होता है। आपका ऑप्शन है चालन विधि, बी है संवहन विधि, डी है विकिरण विधि, और डी है सी है विकिरण विधि, और डी में से सभी। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी जो गर्म होता है फ्रेंड्स वो दोस्तों आपका होता है विकिरण विधि से होता है, रेडिएशन मेथड से। कोई बोले क्यों, देखिए तो
क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी और जो सूर्य होता है ना, उसके बीच में जो निर्वात है, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, वहाँ पे कोई गैस उस नहीं, उसमें वो मीडियम में जा सकता है। तो वहाँ चूंकि बीच में मीडियम है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से उष्मा? उष्मा के लिए माध्यम चाहिए ना। तो दोस्तों विकिरण के माध्यम से पृथ्वी गर्म होता है, ठीक है। सूर्य के जो होता है उष्मा से उससे विकिरण विधि से गर्म होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तो तुम्हारा क्या कर रहा है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन ए तांबा, बी है एल्यूमिनियम, सी है सोना, डी है चांदा। तो दोस्तों सबसे पहले जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछेगा तो आप चांदी को ही बताइएगा, ठीक है। सबसे अच्छा चालक है चांदी, याद रखिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो विद्युत का सबसे अच्छा दोनों में बोलिएगा तो चांदी को बताइएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं, क्या कर रहा है ये प्रश्न आपका, क्या बोल रहा है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। आपको 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान बताना, वैल्यू बताना। आपका ऑप्शन है 4.2 जूल, बी है 4.2 इंटू 10⁻² जूल, आपका सी है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, और आपका डी है 4.2 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो दोस्तों 1 किलो कैलोरी जो होता है ना, क्योंकि किलो लगा दिया है, 1 कैलोरी रहता तो हम बना देते 4.2 जूल, लेकिन किलो लगा था। किलो में क्या होता है, 10⁻³ होता है, तो आपको गुना करना पड़ेगा 10⁻³ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10⁻³ से आप गुना कर सकते तो कैसे करिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका ये वाला हो जाएगा। जो कि देखिए बहुत सारे इस ऐसा जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न सारा का सारा बच्चा गलती कर देंगे 99%, क्योंकि 3 कहूँ नजर आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 है दोस्तों, यहाँ पे 4.2, तो आपका ये हो जाएगा। ये 4 वाला मत मारिएगा, इसको काटिएगा तब आएगा 42 गुना 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे मारिएगा इसको, तो किलो कैलोरी क्या आएगा आपका, यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 4200 जूल। इसको बोल सकते हैं दोस्तों, या तो 4.2 इंटू 10⁻E जूल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 4200 जूल, क्योंकि एग्जाम में भी रहेगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर बोल रहा है क्या दोस्तों, ध्वनि गमन नहीं कर सकता, ध्वनि गमन नहीं कर सकता। आपका ऑप्शन है द्रव्य, बी ठोस, सी हवा, डी निर्वात। तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि ध्वनि या कोई भी चीज हो गैस वैस, वो निर्वात में नहीं गमन कर सकता। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, ठीक है। वहां पे कोई भी माध्यम नहीं गमन कर सकता है, ये प्रकाश को छोड़कर, प्रकाश तो गमन करता ही है, ठीक है। तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता, इसलिए दोस्तों हम लोग जैसे निर्वात जो चंद्रमा पे यहाँ हो जाते हैं ना बीच में अंतरिक्ष में, तो वहाँ पे हम लोग आवाज सुनाई नहीं पड़ता, वहाँ निर्वात है ही नहीं, वहाँ माध्यम है ही नहीं, ठीक है। चलिए फिर 19वां नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या करा, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? आपका ऑप्शन है टेस्ला में, बी हर्ट्ज में, सी डेसिबल में, और डी है दोस्तों रिएक्टर सेल में। तो ध्वनि का तीव्रता दोस्तों डेसिबल में मापते हैं, याद रखिएगा, डेसिबल में मापते हैं ध्वनि का तीव्रता, ठीक है। कितना तीव्रता उसका है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब एग्जाम में दोस्तों आता है, पूछा भी गया, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा सब। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं, क्या करा, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, बी है विकिरण, सी है प्रकाश का परावर्तन, और डी दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का दोस्तों जब प्रकीर्णन होता है ना, तभी दोस्तों बादलों का रंग हम लोग श्वेत देखते हैं। किसी भी चीज का रंग देखना हो ना, तो वो हम लोग प्रकीर्णन से ही पता चलता है हम लोग का, ठीक है। आकाश का रंग नीला है या कभी काला दिखता है अंतरिक्ष से, ये सब जो वगैरह है ना, आपको सारा का सारा खेलना, सूर्य रक्ताब सब प्रकीर्णन का ही खेल है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 21 नंबर जो तुम्हारा है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.03, बी ए 2.0, सी ए 3.0, और डी ए 4.5। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछेगा तो 1.03 बताइएगा, ठीक है। जो होता है ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वो आपका दोस्तों 1.03 होता है वायु का। इसमें दोस्तों एग्जाम में आता आएगा डायरेक्टली वाला आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आ जाएगा, तो सिर्फ याद रहेगा तभी आपको बन पाएगा, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या करा क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, क्या करा हमारा, धातु का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध, धातु का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध, ऑप्शन ए बढ़ता है, बी ए घटता है, सी अपवर्तित रहता है, डी में से कोई नहीं। तो धातु का जब तो ताप बढ़ेगा ना, टेम्परेचर, तभी से याद रखिए, अभी से चालक हो या तो धातु हो, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो उसका तो रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ने लगता है, याद रखिएगा। क्या होता है, बढ़ता है। धातु के लिए तो एक कंडीशन लगता है, ठीक है, धातु के लिए लगेगा, अधातु अर्धचालक के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ चालक और धातु के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रेंड्स, उसका रेसिस्टेंस अपने आप बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, क्या करा, एक आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आइडियल आम मीटर का रेसिस्टेंस होता है। ऑप्शन ए 0, बी ए इकाई, सी अनंत, और डी फ्रेंड्स इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों आदर्श आम मीटर होगा ना, उसका दोस्तों प्रतिरोध 0 होगा,
शून्य होगा। जो सबसे अच्छा दोस्तों आमीटर होगा ना, उसका प्रतिरोध जो होता है ना वो शून्य होना चाहिए। ठीक है, यही दोस्तों आपसे सवाल यदि एक आदर्श वोल्ट मीटर पूछता है ना तो उसका अनंत होता है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 24 को पढ़ते क्या करा। 24 नंबर, विद्युत चुंबक किस प्रकार का चुंबक है? विद्युत चुंबक किस प्रकार का चुंबक है? इलेक्ट्रोचुंबक। आपका ऑप्शन है अस्थायी चुंबक, बी है प्राकृतिक चुंबक, सी अस्थायी चुंबक और डी में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रो जो मैग्नेट होता है ना वो अस्थायी चुंबक होता है। क्यों होता है? क्योंकि तो जब तक उसमें से धारा प्रवाहित होते रहता है ना वो जब तक चुंबक का व्यवहार करता है, लेकिन जैसे हम धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं ना तो परिनालिका से जिसे धारा बंद किया वो आपका खत्म हो गया, वो अस्थायी हो गया। तो ये अस्थायी चुंबक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना वो अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, पढ़िए। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है पूछ रहा आपसे। ऑप्शन ए मैक्सवेल, बी है गॉस, डी है टेस्ला और डी है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स तो ऐसा ही मात्रक है ना वो तो आपका वेबर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? वेबर होता है। बहुत बार एग्जाम में आया ही है चुंबकीय फ्लक्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और इसका तो सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, याद रखिएगा। तो ये सब ऑप्शन देकर घबराइएगा मत, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा प्रश्न, पढ़िए। निम्न में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? निम्न में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? निकेल, प्लैटिनम, एल्युमिनियम, जस्ता। तो आपका निकेल हो जाएगा। ठीक है, निकेल क्या दोस्तों? लौह चुंबकीय पदार्थ है। आपका दोस्तों लोहा होता है, क्वार्ट होता है, निकेल होता है, गैडोलिनियम होता है, हेमाटाइट होता है, ये सब है ना सब आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं क्या कह रहा। 27 नंबर प्रश्न हमारा ये रहा, क्या कह रहा पढ़िए। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी है प्रकाश विद्युत प्रवाह, सी है उष्मा गतिकी का नियम, बी है ऊर्जा संरक्षण। तो दोस्तों विद्युत जनित्र जिसका माइकल फैराडे खोज किए थे वो फ्रेंड्स आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसी पे बेस रहता है और विद्युत जनरेटर काम करता है। ठीक है, हम लोग को फिर करंट मिलते रहता है। ठीक है, हम लोग का पंखा चलते रहता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सवाल है, आते रहेगा एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते क्या करा। नेक्स्ट प्रश्न, विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग करता है? हम लोग जो विभवांतर मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन है आममीटर, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है विभव मापी और डी है वोल्ट मीटर। तो दोस्तों विभवांतर जो तुम लोग मापते हैं ना वो दोस्तों वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर। और आम मीटर से दोस्तों ना ये हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब याद रखिएगा। तो विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, किसी पिंड का वेग आधा करने पर उसका समवेग हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स जो भी का जो मान है ना वो आधा करने की बोल रहा है, तो पी का मान कितना हो जाएगा? संवेग से पी से करते सोचिए ना, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे संवेग का, एम इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। जब तो द्रव्यमान गुना वेग संवेग के बराबर होता है, क्योंकि वेग को आधा कर देना है तो आपका संवेग भी आधा हो जाएगा। वेग आधा तो संवेग भी आधा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 30वां नंबर, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, डी है अवतल दर्पण, डी में से कोई नहीं, सी है समतल अवतल, डी में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो सोलर कुकर जो बनता है ना इसमें खाना, सोलर कुकर में क्या होता है आपका, तो सोलर कुकर से खाना पकता है ना, तो सोलर कुकर में क्या होता है ना प्रकाश के किरणों को केंद्रित किया जाता है जिससे वहां पर कुछ एनर्जी उत्पन्न होता होगा। ठीक है, उसमें आता है। अवतल दर्पण आता है, वही काम करता है फोकसित करने का, किरणों को एक जगह पर लाने का। तो अवतल दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समतल उत्तल दोनों गलत है, आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा पढ़िए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? आपका ऑप्शन है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, डी है द्विअवतल लेंस और डी है में से सभी, सी द्विअवतल लेंस, डी में से सभी। तो इसका तो मानव जो हमारा नेत्र होता है, ह्यूमन आई, उसमें दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ये बहुत मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, हम लोग को जो नेत्र होता है ना उसमें क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल तो होगा नहीं, द्वितल, इस तीनों गलत है। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 का बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया। ठीक है, तो फिर चलिए 32 नंबर प्रश्न पढ़े क्या कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं?
प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं पूछ रहा आपसे। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है फोटोन, डी है अल्फा कण। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोटोन। फोटोन जो है ना दोस्तों, यही क्या होता है ना, एक प्रकाश का बोल सकते ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट होता है, पैकेट, ठीक है, वही पूरा मिलता है ना तो प्रकाश का निर्माण करता है। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे फोटोन कहते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन, ना कि अल्फा कण। ये तो दोस्तों अणु या परमाणु के लिए बात हो गया। फोटोन होता है वही होता है, ठीक है, प्रकाश के छोटे छोटे कण को कहते हैं फोटोन। 33 नंबर प्रश्न क्या करा, पढ़िए आराम से। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा। मैंने बताया था जब तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी से हट जाएगा ना, तो कोई भी व्यक्ति देखेगा ना अंतरिक्ष से या कहीं से, तो हमारा जो पृथ्वी दिखेगा ना वो दोस्तों काला दिखेगा, याद रखिएगा। बोले क्यों, क्योंकि जब वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ से होगा, खाक होगा, इसलिए काला दिखेगा। क्योंकि प्रकीर्णन होगा तब ना लाल पीला हरिया कुछ भी कोई आ सकता है, ये वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकीर्णन कहाँ से होगा, प्रकीर्णन होगा तो कुछ नहीं रंग दिखेगा, काला सिर्फ दिखेगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न आपका ये क्या बोल रहा, सामान्य मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि जहां तक वस्तु किसी वस्तु को साफ साफ देखे, न्यूनतम। तो ये आपका 2.5 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 50 सेंटीमीटर, आपका डी है 15 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे जो नेत्र का स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी होता है ना, कैपिटल डी, वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वहां तक किसी वस्तु को ना स्पष्ट देख सकते हैं, उसके अंदर में आइएगा तो स्पष्ट नहीं देखता। तो ये हमारा हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है। यानी कि जो हमारे जो नेत्र में दोस्तों पपिल होता है, पपिल, उसको आकार को कौन नियंत्रित करता है, कि छोटा करना है बड़ा करना, कौन करता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है नेत्रोद और डी है दृष्टिपटल। तो दोस्तों मैं बताता हूं, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परितारिका। इसी को तो हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस जो होता है ना दोस्तों, वही पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जैसे आप अंधेरा में गए तो आपका पुतली का आकार बढ़ जाएगा, आप बहुत तीव्र प्रकाश में आए हैं पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। ये सब करेगा काम आइरिस करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो 36 नंबर प्रश्न को पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए मीटर, बी ए मीटर इनवर्स, सी ए मीटर पर मीटर स्क्वायर, डी ए सेकेंड इनवर्स। तो दोस्तों इसका ऐसा मात्रा हो जाएगा मीटर इनवर्स, लेंस की क्षमता का। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा मात्रा से बहुत सारा सवाल आया है, एग्जाम में भी आया है, तब यहाँ पे लिया गया। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों हमारे वीडियो चैनल पे ऐसा मात्रा का वीडियो डाल दिया गया है, देख सकते हैं इसमें 100 ऐसा मात्रा बताया गया है। अब इसको याद कर लेते फिर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल पर डाल दिया गया। और फिर वीडियो अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए इस चैनल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं क्या कर रहा है। 37 नंबर प्रश्न आपका ये है, इस प्रकार का क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है स्वप्रेरण, बी अन्योन्य प्रेरण, सी विद्युत क्षेत्र और डी संवेग संरक्षण। तो इसका आंसर ऑप्शन में बी है राइट आंसर, अन्योन्य प्रेरण। तो दोस्तों अन्योन्य प्रेरण होता है ना, इसी के बेस पे आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। समझिए ट्रांसफार्मर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, तो यही इस पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, ठीक है। स्व प्रेरण भी नहीं, विद्युत क्षेत्र भी नहीं, संवेग क्षेत्र में, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 38 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या करा बोल रहा है प्रश्न कि वे पदार्थ जो चुंबक को कम प्रतिकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं लौ चुंबकीय, बी है अनुचुंबकीय, सी है प्रतिचुंबकीय और डी है अनुचुंबकीय अचुंबकीय। तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि प्रतिकर्षित का बात आया है, तो प्रतिकर्षित का दोस्तों बात आया है तो दोस्तों प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। प्रतिचुंबकीय जो था दोस्तों, यही क्या होता है ना, प्रतिकर्षित होता है लौ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ठीक है, दुर्बल रूप से या बोल सकते हैं, ठीक है, या हल्के रूप से। अनुचुंबकीय तो आकर्षित होता है दोस्तों, ये भी आकर्षित होता है, और चुंबकीय तो इसका गलत हो गया, स्थिति अलग है इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए 39 प्रश्नों को पढ़ते हैं क्या कर रहा है। 39 प्रश्न आपका इस प्रकार का है, क्या बोल रहा है, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है 0, बी है 50 हर्ट्ज, सी है 60 हर्ट्ज, डी है 100 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स जो डीसी करंट होता है ना, उसका तो फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो 0 हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वही दोस्तों आपको प्रत्यावर्ती धारा पूछेगा ना, तो भारत में दोस्तों 50 हर्ट्ज होता है, भारत में 50 होता है, अमेरिका में 60 होता है। तो दिष्ट धारा पूछेगा तो 0 बताइएगा, 0 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बिजली के हीटर में किस तार का उपयोग होता है।
जो हम लोग बिजली का जो हीटर पर खाना बनाते हैं उसमें किस तार का प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन टंगस्टन, बी है नाइक्रोम, सी है पीतल, डी है इस्पात। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नाइक्रोम। जब जो हीटर देखे है ना, हीटर, विद्युत हीटर, वहाँ जिसमें खाना पकता है उसमें दोस्तों नाइक्रोम का तार रहता है, ठीक है, नाइक्रोम, जो इसमें निकेल, क्वार्ट, लोहा से मिले होता है, क्रोमियम से मिले हुए रहते हैं। टंगस्टन तो विद्युत बल्ब होता है, पीतल तो रहेगा नहीं क्योंकि इसका कुछ ज्यादा कड़ा होता है, इसका कठोर होता है, इस्पात भी नहीं रह सकता है, तो नाइक्रोम रहता है विद्युत हीटर में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, 41 नंबर। ये क्या कर देखिए पढ़िए, क्या कर रहा है, किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तांबा, चांदी, जस्ता, सीसा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चांदी। चांदी का दोस्तों विद्युत चालकता भी अधिक ज्यादा होता है, उसमें ये चालकता भी ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। तो दोनों चीज चांदी का ही सबसे ज्यादा होता है, धातु में पूछे तो, या तत्व में पूछे तो इसी का ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न। तो फ्रेंड्स 42 नंबर प्रश्न आपका ये है, क्या कर रहा है देखिए पढ़िए। ओजोन जीव मंडल की किस किरण से बचाता है? जो ओजोन जो हमारा होता है, जिसे पृथ्वी का चादर बोलते हैं, वो हम लोग को किस जीव मंडल से बचाता है, किस किरण से बचाता है? एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनिक किरण, अवरक्त किरण। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, परावैंगनिक किरण, जैसे तो यूवी बोलते हैं इसको हम लोग, अल्ट्रा वायलेट रे। तो जो अल्ट्रा वायलेट रे जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, इससे व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो सकता है, उसका डीएनए नष्ट हो सकता है। तो चूंकि ओजोन जो है ना इसी से बचाता है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग का कर्तव्य बनता है ओजोन को ही बचाएं, ठीक है, पेड़ लगाएं, सब काम करिएगा, ठीक है। तो ओजोन क्या करता है, परावैंगनिक किरणों को रोकता है पृथ्वी तक आने में, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे बात को, सब याद रखिएगा, ठीक है, इसमें बहुत बातें याद रखिएगा, तभी आपका एग्जाम अच्छा से, उसमें ये सब प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ठीक है, ये सब ऐसे प्रश्न आपको आएंगे एग्जाम में। 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि फ्रेंड्स जब आप दूरी और समय का ग्राफ खींचेगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम का ग्राफ खींचेगा तो उसका ढाल क्या बनाएगा? ढाल, तो जो ढाल बनाएगा तो कैसे, ऐसे ढाल रहेगा ना, तो ये डी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो डी बटे टी करेंगे तो ये ढाल आपको आ जाएगा ना स्लोप। तो यानी कि दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बटे समय क्या होता है आपका ऑप्शन है, त्वरण, बी संवेग, सी द्रव्यमान, डी चाल। चाल हो जाएगा कि दूरी बटे समय क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये सब याद रखें, ऐसा एग्जाम में आएगा सवाल, तो आपको छोड़ कर नहीं बना के आना है। और मैं अभी बता दूं, अभी भी बता दूं तो लास्ट तक कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं देखते चलिए, जो बच्चे नहीं देख पहुंचे हैं तो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीखेंगे, ठीक है बेचारे, वो भी जान जाएंगे। इसमें से पक्का प्रश्न आपको आएगा ही तो आएगा, क्योंकि तो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप खुद भी देख सकते हैं, आपको लग ही रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि सारा इसमें ऐसे ही प्रश्न नहीं है उलझल, सब अच्छा अच्छा प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे? किस वैज्ञानिक ने गति का नियम दिए थे? ऑप्शन है गैलीलियो, बी है न्यूटन, सी है आइंस्टाइन और डी है बोयल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, न्यूटन। आप सब लोग पढ़े होंगे 9th 10th में, 9th 11th में, न्यूटन के गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसे बता ना, तो सब न्यूटन साहब ही दिए थे, गैलीलियो साहब दिए थे लेकिन उनका कुछ ज्यादा नहीं हो पाया था विकसित, तो ये न्यूटन साहब का ही तीनों नियम ज्यादा विकसित है, ठीक है, हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। 45 नंबर प्रश्न हमारा पढ़िए क्या करा, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु में त्वरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु में त्वरण होता है। एक जो हम जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसमें त्वरण कितना होगा? ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है 9.8, यहाँ माइनस होगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी है -9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, डी है 0। तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बोलिए ये क्यों बोले, तो एक बात अभी से याद कर लीजिए, बहुत काम देगा आगे। जब तुम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ना तो त्वरण निगेटिव हो जाता है। बोले क्यों? क्योंकि तो त्वरण इसलिए निगेटिव होता है क्योंकि पृथ्वी जो अपने केंद्र के बल लगाता है। आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो विपरीत दिशा फेंक रहे हैं ना, उल्टा ना फेंक रहे हैं, तो उल्टा फेंक रहे हैं तो निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। लेकिन वैसे तो जब वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाएगा ना, मतलब कोठा पर से नीचे फेंक देना नीचे बॉल को, तो आप कहा तो जी का मानना है 9.8 रहेगा प्लस में, क्योंकि वो दोनों का डायरेक्शन वही है, बल का डायरेक्शन विरुद्ध दिशा में और आपका दोनों एक्सेलरेशन भी दोनों दिशा एक ही है, तो इससे वहाँ प्लस होता है, और जब ऊपर फेंकेंगे तो निगेटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए निगेटिव याद रखिएगा। ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो उलझ के मत आइएगा, उलझा को आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं क्या करा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर क्या करा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम मान्य है, यानी कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण लॉ है, ग्रेविटेशनल ऑफ न्यूटन लॉ, वो मान्य है कहाँ? सिर्फ पृथ्वी पर, सिर्फ चंद्रमा पर, सी प्रयोगशाला में, और डी सभी जगह पर। तो मैं अभी बता दूं दोस्तों, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ना वो सभी जगह लागू होता है, और आपको याद होना चाहिए, इसीलिए हम लोग न्यूटन का जो नियम है उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन का सार्वत्रिक नियम बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
सभी जगह लगता है, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, सूर्य हो, सब जगह लगेगा ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, सिर्फ चंद्रमा पर नहीं, सभी जगह लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। क्या करा, किस राशि का इकाई नहीं होता, किस राशि का मात्रक नहीं होता? आपको ऑप्शन है घनत्व का, बी आयतन का, सी है मात्रा का, डी अपेक्षिक घनत्व का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। आयतन का मीटर क्यूब सब लोग जानते हैं, घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब, मात्रा का मोल, लेकिन इसका तो मात्रा नहीं, क्योंकि तो एक दो घनत्व के राशियों का ही अनुपात होता है। जब भी कोई दो राशि एक ही राशियों का अनुपात होता है, रेशियो होता है, तो उसका कोई मात्रक होता नहीं, मात्रक ही होते हैं, मात्रक ही, यूनिटलेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से भी। तो आपका प्रश्न रहा 48 नंबर इस प्रकार का, पढ़िए क्या करा, निम्न में कौन सा सही व्यंजक है? निम्न में कौन सा सही व्यंजक है? आपका ऑप्शन है कार्य बराबर शक्ति बटा समय, बी है समय बराबर कार्य बटा शक्ति, सी है आपका समय बराबर शक्ति बटे समय, डी है कार्य गुना समय बराबर शक्ति। तो अब आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो एकांक समय मतलब बटा में समय, एकांक समय का मतलब बटा में समय, और कार्य यानी कि ऊपर कार्य बराबर में शक्ति, शक्ति कहलाता है। तो देखिए तो शक्ति कौन है, कार्य बराबर शक्ति बटे समय। देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो शक्ति को यहाँ पे लाइएगा ना और समय को यहाँ पे लाइएगा ना, तो आपको बन जाएगा वही चीज। ठीक है, शक्ति चूंकि भागा में जाएगा तो गुना में चलाएगा, और ये गुना वाली संख्या भागा में चलाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखिए एग्जाम में ऐसा आएगा तो बहुत आपको उलझाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन आप जब पढ़े रहिएगा ना तो आप उलझ के नहीं आएगा, लेकिन जब नहीं पढ़िएगा तो भाई कुछ कहना नहीं। चलिए 49 है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? पूछ रहा है 49 प्रश्न कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, और सी ए तथा बी दोनों, और डी है कोई नहीं। तो जब बंदूक से जब भी गोली को छोड़ते हैं ना, फायर करते हैं ना, तो उसमें तो गतिज ऊर्जा होता है, जानते ही होंगे आप लोग। जैसे ही हम लोग छोड़ते दाबते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उसमें जब गोली निकलता है तब एनर्जी के साथ वो किसी कहीं भेद कर देता है, तो उसमें गतिज ऊर्जा रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है। तो ये सब याद रखिएगा, प्रश्न ऐसा आएगा एग्जाम में। ठीक है, गतिज ऊर्जा इसमें रिलेटिव आएगा। चलिए फ्रेंड्स, ओवर द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लाया हूं। ठीक है, चलिए 50 में प्रश्न क्या बोल रहा है, लेंस सूत्र निम्न में कौन है? आपको पहचानना है कि निम्न में कौन लेंस सूत्र है। आपका ऑप्शन है 1/v + 1/e इज इक्वल टू 1/f, बी है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, सी है 1/v + 1/u इज इक्वल टू -1/f, और डी है m बराबर -v/u। तो लेंस सूत्र बताना दोस्तों, तो लेंस सूत्र दोस्तों क्या होता है आपका बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेंस सूत्र 1/a बराबर 1/v - u हो जाएगा, इन हो जाएगा। आप लोग पढ़े ना दोस्तों, तो आपका यही होता है। तो लेंस सूत्र आपका क्या हो गया, 1/a बराबर 1/v - u हो जाएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र आपका ये होता है 1/a बराबर 1/v + u। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जान दिएगा, इसे सिद्ध भी होता है, आपका सिद्ध भी करना था। ठीक है, हम लोग पढ़े होंगे। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में लगभग 50 का जिसका महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ। अब दोस्तों 50 अब याद कर लीजिएगा, यदि मान लीजिए तब एग्जाम में जाइएगा तो इससे तो ज्यादा कुछ आएगा, तो मैं जितना इसमें एनालिसिस करके लिया हूँ, ये सारा जो प्रश्न है ना आप देखिए कहीं भी कहीं सारा एनालिसिस करके ही लिया गया, क्योंकि आप देखिएगा क्वेश्चन का वेटेज, क्वेश्चन का वेटलेस कितना है। तो क्वेश्चन सारा आपको बीच बीच प्रश्न है। ठीक है, मॉडरेट प्रश्न है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा आसान है, ऐसा ही सारा एग्जाम में आते हैं। तो अभी मैं आपको अपनी एडवाइस देता हूँ, ताकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे नहीं देखे फ्रेंड्स उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि बेचारे भी सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा, हमारा अच्छा लगा, सीखे ना कुछ, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तो मैं ऐसे ही मतलब मीडिया पसंद लाता रहता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होंगे आप सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों अंत में ही कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि बच्चे नहीं जानते बेचारे पढ़ रहे हैं वो भी कुछ जानेंगे, वो भी कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।